तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो +1 साइंस के लिए है। यूनिट नंबर 7 का टॉपिक है, लिक्विड पार्ट के अंदर ही आता है और टॉपिक का नेम है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो देखो, लिक्विड की बात है तो मेरे पास किसी कंटेनर के अंदर बच्चों अगर कोई लिक्विड है तो उसका ये जो फ्री सरफेस है, ऊपर वाला पार्ट, यहां पे होती है सरफेस टेंशन। क्या है, पढ़ेंगे अच्छे से। ओके तो अब अगर मैं इसी सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करूं ताकि ये जो ऊपर वाला मुझे एरिया दिखेगा, ऊपर वाला कहां तक, किस कंटेनर का वॉल्यूम भी होगा, ऊपर वाला जो एरिया दिखेगा उस एरिया को बढ़ाने के लिए, मींस यहां पर जो सरफेस टेंशन होगी उसका जो एरिया है उसी सरफेस टेंशन के अगेंस्ट मैं कोई काम करूं ताकि उसके एरिया को मैं बढ़ा सकूं, तो उसे बच्चों जो मैं काम करूंगा उसे हम बोलते हैं सरफेस की एनर्जी। बात समझ में आई? डिटेल में पढ़ेंगे, सरफेस एनर्जी यहां पर आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे बच्चों। स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पढ़नी बहुत जरूरी है, उन्हें समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। कॉपी पेन रखो हाथ में और समझना शुरू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में कैसी, इंटर आपस मींस एक दूसरे के साथ वाली फोर्सेस, और वो हमेशा बच्चों कैसी होती हैं? अट्रैक्टिव। ओके, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है? अट्रैक्टिव है। सो देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके तो ये दो टाइप्स की होती है, एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स को हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन, इसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। ओके, एक ही टर्म है, एक ही बात है दोनों के लिए। तो एडहेसिव फोर्स के अंदर क्या आएगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा बच्चों कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है जो ये मेरे पास लिक्विड है, इसके अंदर मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया ए, एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया बी, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो सेम स्टेट, सेम टाइप, अब ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। कोहेशन का मीन्स को से समझ लो कॉमन। ओके, तो कॉमन मटेरियल के दो मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होती है फोर्स ऑफ कोहेशन। ओके, तो एडहेसिव क्या होगा? एडहेसिव मींस अल्टरनेट, अल्टरनेट मींस उसकी जगह का कोई और, ए से समझ लो इसको। ओके, तो अब क्या होगा? जब आप इसको लिख सकते हो एंटी कॉमन, ए है, सी से है कॉमन, इसका एंटी कॉमन मींस जो कॉमन नहीं है उसके अगेंस्ट। अब वो क्या होगा? जैसे अभी ये लिक्विड है, यहां पर एयर है, एयर के भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, डेफिनेट साइज नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है, ओके, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, तो देयरफॉर बच्चों वो क्या होंगे? उसके मॉलिक्यूल, जैसे इसका मॉलिक्यूल सी और इसका मॉलिक्यूल ए, इन दोनों की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ओके, जब आप बोल सकते हो कि ये मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर सॉलिड है, और ये लिक्विड का मॉलिक्यूल सी ले लो, डी ले लो, इसको आप डी, और इसका मॉलिक्यूल्स होंगे जो ई, इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी ये सॉलिड है, ये कंटेनर, ये लिक्विड है, तो इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। बात समझ में आ गई? और ये होते ऑलवेज कैसे हैं? अट्रैक्टिव नेचर के। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले है इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी में क्या आएगा? अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की आपस में, उसके अंदर हमने पढ़ा दो अलग अलग से। अब कितनी एनर्जी के साथ वो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, ओके, वो जितनी एनर्जी है उनको तोड़ने के लिए, उन फोर्सेस, उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें, वो कितनी होगी? जितनी एनर्जी के साथ वो एक दूसरे के साथ बाइंड किए गए हैं। उसी बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए हम बाहर से कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें, वो कितनी होगी? जितने के साथ वो जुड़े हैं उतनी एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड करें, तो उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आई बात? दो मॉलिक्यूल्स आपस में कितनी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अगर तोड़ना है तो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी? जितनी के साथ वो जुड़े हुए हैं, ताकि वो आपस से क्या हो सके? ब्रेक हो सके, एक दूसरे से दूर दूर जा सके। बात समझ में आ गई? तो इसे बच्चों हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर रेंज। अब मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ओके, जैसे ये मॉलिक्यूल है,
अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे जुड़ेगा, ये ए मॉलिक्यूल ये बी, ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव नेचर शो करेंगे, पता है, चाहे एडेसिव हो चाहे कहेसिव हो, एक दूसरे के साथ आपस में अट्रैक्टिव नेचर शो करेंगे, बट ये कोई इन्फ्लुएंस देंगे, ये अपनी कोई फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे, बनाएंगे, कोई रेडिएशन देंगे, कोई रेंज देंगे। तो एक तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं कि कहां तक की इसकी रेंज है। समझ में आई बात बच्चों? अब इसकी रेंज, अभी ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे होगा, छोटा सा स्फेरिकल नेचर का है, तो बच्चों इसने भी सभी तरफ अपने सारी और अपनी रेंज बनाई। अब कोई भी मॉलिक्यूल इसकी रेंज के अंदर अगर आ गया अंदर, तो वो भी क्या होगा, वो भी अपनी रेंज देगा, और अगर एक दूसरे की रेंज के अंदर है तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। समझ आई बात? तो बच्चों ये जो उसकी रेंज है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल की रेंज। मॉलिक्यूल ए, उसका आपस में उसकी जो साइड वाली जगह है वहां पर उसकी कितनी रेंज है, ताकि वहां पर अगर कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए तो उसके साथ वो अट्रैक्टिव नेचर शो कर सके। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अब इन्फ्लुएंस कैसे देगा वो, रेंज। अब ये लगातार रेंज अपनी बनाएगा, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गया तो वो इसके इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सभी तरफ अपनी रेंज दे रहा है, तो देयरफॉर एक तरह से ये भी इसने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। ओके, स्फीयर बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या कि उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के सेंटर में क्या होगा, मॉलिक्यूल खुद होगा, और उसकी जो रेडियस होगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मीन स्फीयर का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, उसकी मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है? छोटी छोटी टर्म्स है, आराम से समझते जाओ। नेक्स्ट आएगा सरफेस फिल्म। अब सरफेस फिल्म क्या है, देखो यहां पर है मेरे पास उसका सरफेस। अब जो मॉलिक्यूल्स यहां पर है, ओके, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या देंगे, अपनी मॉलिक्यूलर रेंज देंगे, सभी तरफ दी। और यहां पर बाउंड्री के ऊपर, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल हो और वो नीचे कहां तक अपनी रेंज दे सकता है, वहां तक क्या होगी बच्चों उसकी, ये जो उसकी विड्थ होगी इसको हम बोलते हैं सरफेस फिल्म। एक फिल्म बनी, एक फिल्म मींस इस तरफ भी है, पूरा पूरा सरफेस पे भी है, और नीचे को मींस थिकनेस उसकी आ गई, तो उसे हम बोलते हैं सरफेस फिल्म। बात समझ में आ गई? सरफेस फिल्म क्या हुई, सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल पड़ा हो वो सभी तरफ क्या देगा, मॉलिक्यूलर रेंज देगा, और नीचे को कितनी थिकनेस तक वो दे रहा है वो डिपेंड है। अब वो यहां पर है, ऊपर पड़ा हुआ हो, और नीचे तक कहां तक जाए, क्योंकि अभी वो यहां पर पड़ा होगा तो स्फेरिकल नेचर शो करेगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा, तो वो कहां तक नीचे को सीधा जाएगा, तो यहां तक ये सीधी सीधी क्या आ गई बच्चों, सरफेस फिल्म। बात समझ में आ गई? कितनी थिकनेस है, अगर मॉलिक्यूल पूरे सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल है पूरे सरफेस के ऊपर है, तो वो नीचे को कहां तक, कितनी थिकनेस तक जाएगा, तो वो बच्चों क्या बनेगी, सरफेस की फिल्म। ओके, मॉलिक्यूलर सरफेस के ऊपर होना चाहिए, तो ये होगी सरफेस फिल्म। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। अब वर्ड आया सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होगी, देखो ध्यान से। ये जो सरफेस है यहां पर, ओके, ये सरफेस क्या शो करेगा, देखो एक है वर्ड रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप। जो पानी के रेन ड्रॉप्स होते हैं बच्चों, वो ऑलवेज स्फेरिकल शेप की क्यों होती है, वो क्यों ऐसे नहीं, वो एक लाइन की शेप में क्यों नीचे को नहीं गिरती, वो स्फेरिकल क्यों होती है, वो बच्चों इसलिए होती है क्योंकि वो जो पानी है वो एक दूसरे अपने जो उसके पार्टिकल्स है उसको इकट्ठा करता है, ताकि वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया बना सके, उसका जो एरिया हो वो कम से कम हो सके। और कम से कम एरिया कैसे हो सकता है, अगर बॉडी कैसी हो, स्फेरिकल शेप की। प्लेन में होगी तो सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा, रेक्टेंगल में होगी तब भी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, स्फेरिकल में होगी तो ऐसे है, तो सरफेस एरिया होगा बहुत ज्यादा कम।
सो देयरफॉर मिनिमम एरिया एक्वायर करने के लिए बॉडी जो है वो वाटर ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल नेचर का होता है। तो बच्चों वो जो उसने स्फेरिकल नेचर का बना वो किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर बच्चों इतनी टेंशन है कि ये मिनिमम से मिनिमम एरिया बनाए। ओके, मिनिमम से मिनिमम एरिया बनाए और हमें एक तरह से ऐसे फील हो कि इसका ये जो सरफेस है ये पानी का नहीं है, इसके ऊपर एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन बिछाई गई है। जब हम पानी के ऊपर ऐसे अपना हाथ लगाते हैं तो एक तरह से फील होता है कि जैसे एक तरह से कोई चादर वहां पर लगाई गई हो। तो बच्चों वो क्या है? वो उसकी सरफेस टेंशन है। समझ में आई बात? तो वो सरफेस टेंशन बनी कैसे? क्योंकि एरिया जो है, अब जो पानी है वो ऐसे नहीं है। अगर रेस्ट पर हो पानी किसी के अंदर तो वो पानी कैसे होता है? वो ऑलवेज ऐसे फ्लैट पोजीशन सीधा होता है अगर वो इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेबल कंडीशन में है। तो इसका मतलब क्या? वो सीधा है तो सरफेस एरिया क्या है? मिनिमम से मिनिमम बनाया गया है। ओके, तो सरफेस मिनिमम से मिनिमम बनाए जाने का मतलब क्या? कि उसको किसने बनाया गया? सरफेस टेंशन की वजह से। अब इसकी एक और डेफिनेशन समझते हैं सरफेस टेंशन की। वो क्या है? वो है जो हमने पढ़ा बच्चों छोटी क्लासेस में नहीं बच्चों, 4th या 5th यूनिट में जो हमने पढ़ा था। वो क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। किसी लेंथ के ऊपर का फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि कितने एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, वो होता है सरफेस टेंशन। अब कैसे मान लिया जाए इसको? मान लो ये मेरे पास वाटर है और ये उसका अपर व्यू है, कंटेनर पीछे की ओर है, ये मेरे को ऊपर का उसका फेस नजर आ रहा है। और अब इसके ऊपर मैं अगर कोई लाइन ऐसे लगा दूं तो मुझे क्या फील होगा? ये उसका अपर व्यू है, ठीक है, बाल्टी का कंटेनर है ये जो ऊपर को है, बाकी डेप्थ इसकी इस साइड को है बोर्ड की तरफ। अब क्या होगा? इसमें अगर वाटर ही वाटर है सारा तो क्या होगा बच्चों? ये मैंने लाइन लगा दी। अब जो सरफेस टेंशन होगी ये क्या होगा? ये पानी बिल्कुल फ्लैट का फ्लैट होना चाहिए ऊपर से ऐसे। अब यहां पर कैसे व्यू होगा? बिल्कुल ऐसे प्लेन। तो वो क्या होगा कि यहां से एक फोर्स लगेगा इस लाइन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर, जो कि इसको ऊपर को नहीं आने देगा, वाटर ड्रॉपलेट्स को ऐसे सीधा रखेगा। तो ये फोर्स इस लाइन से परपेंडिकुलर भी लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है, और ऐसे भी रखेगा और ऐसे भी रखेगा पूरा पूरा, तो टेंजेंशियली भी लगेगा। तो अभी क्या समझे इसमें से कि सरफेस टेंशन क्या है? इस लाइन के ऊपर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि क्या करेगा? इस सरफेस को इस तरह से बनाकर रखेगा कि ये मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया बना सके। ओके, क्योंकि सरफेस एरिया जितना कम से कम होगा वही बात शो करेगी बाद में कि रेन ड्रॉप भी जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ओके, क्योंकि एक जो सरफेस टेंशन है कि जो उसके वहां पर जो फोर्स हमें फील होगा वो कैसे फील होता है? क्योंकि पानी एक दूसरे को सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है, ताकि वो अपने जितने मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच कर रखता है, ताकि वो बच्चों एक तरह से वो मिनिमम से मिनिमम एरिया बना सके। ओके, अब ऊपर वाला पार्ट मिनिमम से मिनिमम बन सकेगा। वो कैसे? जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स को उसको अपनी ओर खींच कर रखेगा। ओके, अब इसको और पढ़ना कैसे? अब और कैसे हमें समझ में आएगा? इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आपको सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी होगी। वो क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और एक और बात कि मिनिमम से मिनिमम एरिया बनाने के लिए जो चीज मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया बनाने के लिए जो चीज दावा पेश करती है कि मैं कोई चीज हूं, तो वो बच्चों कौन सी है? सरफेस टेंशन है, जिसकी वजह से पानी के जो ऊपर की जो लेयर है वो एक तरह से स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, वो ऐसे फील करवाती है। ओके, तो ये सरफेस की टेंशन है वहां पर। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब जो मैंने यहां पर पढ़ा है उसको मॉलिक्यूलरली समझते हैं कि क्यों वहां पर टेंशन बनती है, ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ सके। तो इसको एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने ये मेरे पास A B C D एक तरह से मैंने क्या बना दी? सरफेस फिल्म। ये मैंने बना दी बच्चों सरफेस फिल्म है। और ये सरफेस ऊपर वाला पार्ट है, ये जो CD है ये पानी के अंदर है, जैसे ये पानी के अंदर नीचे को दिख रहा है। ओके, अब क्या होगा?
मैंने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए, जी, एफ और ई। अब यार ये जो जी है ये क्या होगा, ये अपनी मॉलिक्यूलर रेंज बनाएगा ऐसे सभी तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा। अब इसको इस तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरफ भी, या सभी और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो देयरफॉर ये क्या किसी भी साइड को जाएगा, नहीं जाएगा, ये अपनी इसी रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये वाटर मॉलिक्यूल सभी तरफ है, तो कोहेसिव फोर्स होगा, तो वो अट्रैक्टिव है, तो सभी तरफ ये जाएगा इक्वली, तो देयरफॉर ये किसी भी साइड को डिस्प्लेस नहीं होगा, ये अपनी पोजीशन पर रहेगा, इक्विलिब्रियम में है। अब अगर ये जो एफ मॉलिक्यूल है ये कहां पर है, सरफेस फिल्म के अंदर है। अब इसकी मॉलिक्यूलर रेंज हुई कुछ ऐसे 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 ऐसे। अब इसकी रेंज बनी, ओके, और वाटर मॉलिक्यूल्स सभी तरफ है, बस इसकी ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये मैंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दिया इसका, ये जो ऊपर मॉलिक्यूलर रेंज यहां पर जाएगी, बट यहां पर कोई भी और पार्टिकल वाटर का नहीं है। कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस, और डिपेंड है कि मटेरियल दोनों कैसे हैं। अब यहां पर वाटर मॉलिक्यूलर नहीं है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स है ही है सभी तरफ, तो देयरफॉर ऊपर वाले पार्ट पे वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या है, कमी है, नीचे वाले पार्ट पे पूरे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर रेंज यहां पर जा रही है। तो इतने पार्ट के ऊपर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे को नजर नहीं आ रहे, यहां पर नीचे है सभी तरफ, तो क्या होगा, नीचे तो है, तो देयरफॉर ये इसको नीचे की तरफ को खींचना शुरू करेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नीचे को ज्यादा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाना को पसंद करेगा। क्लियर, समझ में आई बात। अब क्या होगा, ये तो नीचे को जाएगा, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो यहां पर है, इसका क्या होगा, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा, इस तरफ को भी मॉलिक्यूलर रेंज, इस तरफ को भी मॉलिक्यूलर रेंज। अभी जितनी ये रेंज बनाई गई है वो क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल अपर सरफेस के ऊपर है, मॉलिक्यूलर रेंज जितनी होगी नीचे को तरफ वही बनाएगी सरफेस फिल्म, तो ये पूरा नीचे बना रहा है। अब यहां पर भी होगा कुछ यहां तक, कुछ यहां तक, कुछ यहां तक, ऊपर तो है ही नहीं। सो देयरफॉर जो सरफेस के बिल्कुल ऊपर है उसको क्या करेगी, ये बिल्कुल नीचे को खींचना पसंद करेगी, बिल्कुल नीचे खींचना पसंद करेगी, तो क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले हैं उसको नीचे की तरफ खींच कर रखा हुआ, तो देयरफॉर क्या होगा, वो सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल चुका है कि यहां पर ये क्यों हो रहा है, मिनिमम से मिनिमम एरिया बनाने का मतलब वो नीचे को जाना पसंद करेगा। थोड़ा सा आइडिया मिल गया। सो देयरफॉर जितना भी मॉलिक्यूल्स ऊपर वर्जन के ऊपर होंगे, ये जो बिल्कुल सफियर वर्जन, सफियर बिल्कुल इसके बाउंड्री के ऊपर है, वो सभी नीचे को जाना पसंद करेंगे, तो मिनिमम एरिया बनेगा। मींस कुछ वाटर जो है वो कुछ ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, वो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में है, तो वो कैसे बनेगा, बिल्कुल नीचे को, ओके, बिल्कुल यहां से नीचे को पसंद करेगा, नीचे को जाना। और इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम नीचे से, जहां नीचे से पहले पढ़ने से बजाय यहां से समझो कि अगर मैं इस सरफेस फिल्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल यहां पर होगा, अगर मैं उसको ऊपर को लेकर जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है सभी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेशन काम कर रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब कोई मॉलिक्यूल यहां पर है, अब इस मॉलिक्यूल को मैं नाम दे दूं एस, अब इस एस छोड़ो, एस सरफेस टेंशन के लिए आएगा एच। अब इस एच मॉलिक्यूल को मैं यहां से अगर ऊपर लेकर जाऊं तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स नीचे को लग रही है, ओके, उसके अगेंस्ट मैं काम करूंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो देयरफॉर जितने भी मॉलिक्यूल्स यहां पर होंगे उनके पास क्या होगी, क्योंकि वो यहां से यहां तक है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर होंगे उनके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, क्योंकि वो मान लो यहां से यहां तक पहुंचाए गए हैं, ऊपर भी बाउंड्री लाइन तक रखे गए हैं, वो नीचे को जाना, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है वो लगाना पसंद कर रहा है कि सभी नीचे को आ जाओ, बट वो वहां पर स्टिल पोजीशन पर है, वहां पर है, देयरफॉर उनके पास क्या है, कोई पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ये मेरे पास था E, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। तो जैसे मैं इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेकर जाऊंगा तो वो बच्चों क्या होगा, मुझे बाहर से काम करना पड़ेगा, देयरफॉर मैं उनको क्या दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं। किसी हाइट पे लेकर गया तो पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं, तो बाहर से एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं दूंगा। तो देयरफॉर जितने मॉलिक्यूल्स यहां पर है उनके पास ऑलरेडी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है,
समझ में आई बात? अब उनके पास एनर्जी है, ओके, उनके पास है एनर्जी, और अगर मैंने इसको किस में रखना है, स्टेबल में रखना है। स्टेबल मींस वो सीधा रहे, स्टेबल में रहे, नॉर्मल अपनी फ्लैटेड पोर्शन में रहे। तो स्टेबल में रखने के लिए क्या होना चाहिए? देखो अभी मैं एक प्रोपोर्शनल इक्वेशन बढ़ाऊंगा, उसकी वजह से हम पूरा अच्छे से समझेंगे इसको। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए? किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम, बट यहां पर क्या है? मैक्सिमम है। सो देयरफॉर अगर उनके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वो तुरते फिरते नजर आएंगे, हिलते नजर आएंगे लगातार, वो स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि पोटेंशियल है ना अंदर, टिक के तो बैठेंगे नहीं। तो उनको टिकाकर बैठाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हम कैसे कर सकते हैं? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर दें? मिनिमम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मिनिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना तो क्या कर दें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर दें? मिनिमम कर दें। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इस सरफेस के ऊपर मिनिमम होंगे तो वो कैसे किए जाएंगे? अब देखो मॉलिक्यूल्स तो है, तो मिनिमम उनको कैसे किया जाए? तो उनको मिनिमम कैसे करेंगे हम? अगर इसका ये जो पोर्शन है सरफेस फिल्म का, इसका वॉल्यूम क्या कर दिया जाए? मिनिमम कर दिया जाए। ओके, अब वॉल्यूम मिनिमम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम मिनिमम तो कैसे होगा? क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। अब हाइट मींस ये सरफेस फिल्म तो डिसाइडेड है, वो तो मिनिमम हो नहीं सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलर रेंज से बनी है किसी भी मॉलिक्यूल, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर रेंज को तो हम छेड़छाड़ी कर नहीं सकते उसके साथ। तो देयरफॉर मैं किसको मिनिमम करूं? इसको मिनिमम करने के लिए ये तो कर नहीं सकता थिकनेस को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मिनिमम एरिया। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे? ये मिनिमम कैसे होगा? अगर सरफेस एरिया को मैं क्या कर दूं? मिनिमम। बात समझ में आई बच्चों? तो कैसे ये कंसेप्ट लगा, दिमाग में पड़ गया होगा। मॉलिक्यूल जितने भी ऊपर होंगे उनके पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल मींस ऐसे रखना है पूरा, ऐसे वाइब्रेट ना करते हो, तो वो बिल्कुल सीधे रखना है उसको। तो कैसे होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा? अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी के पास कम हो तो वो कम कैसे की होगी? यहां पर तो है, कम कैसे करें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर दें? कम कर दें। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहां पर है, तो उसको कम कैसे करें? वॉल्यूम कम कर दो। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में हाइट तो हमारे पास फिक्स्ड है, तो किसको मिनिमम कर दें? सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो ऑलरेडी वॉल्यूम मिनिमम होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिनिमम होंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो मेरे इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम से मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो मिनिमम से मिनिमम एरिया अगर एक्वायर हो गया तो हमारे पास क्या आ गई? सरफेस टेंशन आ गई। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है माइंड? तो सरफेस टेंशन कैसे वर्क करती है? ओके, तो ये था हमारे पास सरफेस टेंशन के लिए। अब कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जहां पर हम सरफेस टेंशन को समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट होगा तो वो यहां पर जाकर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है बच्चों, रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप की होती है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप जो है उसका मिनिमम एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया होता है, तो देयरफॉर रेन ड्रॉप्स ऑलवेज स्फेरिकल शेप की होती है। बच्चों एरिया कहां पर, किस एरिया की बात करूंगा? जहां पर एयर है, फ्री सरफेस ये है ना, तो यहां पर हम मिनिमम एरिया रखेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन, ये बाउंड्री लेवल नजर आ रहा है एयर के साथ, तो इसको हम बोल रहे हैं बच्चों क्या? मिनिमम एरिया, ऊपर वाला पोर्शन, पानी के ऊपर वाला। ओके, तो यहां पर भी रेन ड्रॉप है, सभी तरफ से एक गुब्बारा सा बना हुआ है, तो वो क्या है? रेन ड्रॉप। तो बाहर से एयर है, तो वो मिनिमम सा मिनिमम एरिया बनाकर रखा गया। तो वो मिनिमम एरिया किसका होता है? स्फेरिकल शेप का। तो देयरफॉर रेन ड्रॉप्स ऑलवेज किस शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की। नेक्स्ट है मरकरी फॉर्म्स ग्लोब्यूल ऑन स्प्लिटिंग। अब अगर मरकरी की छोटी सी मैं कोई भी बूंद लूं, तो मुझे पता है मरकरी बच्चों बहुत हैवी होता है। ओके, हैवी क्यों हो गया? उसका मास, वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास उसका ज्यादा है, इसका मतलब क्या? उसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स होगा। तो जिसकी अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो देयरफॉर उसका मास ज्यादा है। तो मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मरकरी फॉर्म्स ग्लोब्यूल ऑन स्प्लिटिंग। तो अगर उसकी बच्चों बहुत छोटी सी ड्रॉप होगी
तो वो छोटी सी ड्रॉप का मतलब क्या, उसके ऊपर ग्रेविटी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बहुत कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, ग्लोब्यूल है। ग्लोब्यूल मींस प्रॉपरली पूरा राउंड स्फेरिकल शेप। ओके, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा, वो जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इकट्ठा करके रखे हुए हैं, वाटर से ज्यादा डेंसिटी है इसकी, इकट्ठा पकड़ कर रखे हुए हैं। तो पकड़ कर रखा किसने, ड्यू टू सरफेस टेंशन, इकट्ठा करके रखी है। तो उस वक्त उसके ऊपर ग्रेविटी का इम्पैक्ट क्या है, जीरो है। ग्रेविटी की वजह से वो अपनी शेप में चेंजेस नहीं लाएगा। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, उसको इकट्ठा करके रखा हुआ, जकड़ कर रखा हुआ, तो वो स्फेरिकल शेप की बनी हुई। बट अगर वो ड्रॉप हो कोई हैवी ड्रॉप होगी, तो एट दैट टाइम क्या होगा, मान लो इतनी ड्रॉप है उसकी, ऐसी ड्रॉप है, तो वो क्या होगा, अगर वो फ्लैटेड है तो एट दैट टाइम क्या होगा कि यहां पर जो उसका जो सेंटर होगा ना बच्चों, वहां पर मुझे बैंड सा नजर आएगा ऐसे नीचे को। तो इसका मतलब क्या है, अब इसकी डेंसिटी ज्यादा, मास ज्यादा, तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फोर्स लगेगा उसके ऊपर। तो यहां पर वो फोर्स नजर आएगा कि सेंटर से वो बिल्कुल नीचे को होती हुई ऐसी नजर आएगी, तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर क्या किया जाए, इसको स्प्लिट कर दिया जाए, अब अगर ये स्प्लिट हो जाए, इसको तोड़ दिया जाए, तो वो क्या होगा, अब ग्रेविटी का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो जब वो टूटता है एक बड़ा मॉलिक्यूल, तो बच्चों वो क्या, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जब छोटे छोटे जो पार्ट बनेगा वो क्या होगा, अब यहां पर ब्रेक होगा, छोटे पार्ट्स के ऊपर ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं लगेगा, तो वो कैसे लगेगा, ग्लोब्यूल बनेंगे ऐसे। बात समझ में आई। बड़ा पार्ट होगा मरकरी का, तो एट दैट टाइम वो सेंटर से नीचे को दबा हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट जैसे ही वो स्प्लिट हो जाएगा, तो वो ग्लोब्यूल बन जाएगा, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बड़े मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो यहां पर ज्यादा होगी सरफेस टेंशन, तो वो मिनिमम से मिनिमम एरिया बनाने की कोशिश करेगा, तो बच्चों वो क्या बनेंगे, ग्लोब्यूल्स बनेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास ग्रीस्ड आयरन नीडल ऑन वाटर सरफेस। पानी है, पानी के ऊपर मैंने एक छोटी सी सुई, एक छोटी सी निडल जिसको ग्रीस लगाकर उसके ऊपर जेंटली प्लेस कर दी। ये मान लो निडल है, ग्रीस लगाई, ये पानी का सरफेस, इसके ऊपर मैंने इसको जेंटली बिल्कुल आराम से रख दिया ऐसे। तो क्या फील होगा कि वो उसके ऊपर ऐसे ही टिकी हुई है। अब वो टिक कैसे गई, तो इसका मतलब कोई चीज है जिसने इसको गिरने नहीं दिया नीचे। तो वो क्या है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पानी की वो कहां से बनी, सरफेस टेंशन की वजह से बनी। तो देयरफॉर वो वहां पर नीडल उसके ऊपर पानी के सरफेस के ऊपर टिकी रहेगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कॉटन थ्रेड एग्जांपल विद मेटेलिक रिंग यूजिंग सॉफ्ट फिल्म। अब क्या होगा, मेरे पास कोई भी मेटेलिक रिंग है, ओके, कोई भी मेरे पास मेटेलिक रिंग है, उसको मैंने सॉफ्ट फिल्म के अंदर डुबोया, तो वैसे बाहर निकाला, तो मुझे एक फिल्म सी नजर आएगी उसके अंदर बनी हुई, जिसके साथ बच्चे खेलते भी हैं बाद में, तो वो छोटे छोटे से गुब्बारे बनकर निकलते हैं। तो वैसे एक फिल्म निकली, उसके अंदर मैंने उसको डिप किया और मेरे पास एक फिल्म सी बन गई उस मेटेलिक रिंग के अंदर। अब मैंने क्या किया, एक थ्रेड लिया, कॉटन का थ्रेड लिया, इरेगुलर शेप में होगा बट लूप होगा, मैंने सर्कुलरली नहीं, उसके ऊपर उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने क्या कर दिया, उसको थ्रेड को रख दूंगा, तो वो उसके ऊपर इरेगुलर शेप में ऐसे नजर आएगा। वो कैसे होगा देखते हैं। थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा बच्चों किसी पार्ट को, आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से इसका। ओके, डन। ये रहा मेरे पास मेटेलिक रिंग। ओके, इसके अंदर क्या है, सॉफ्ट फिल्म है, इसके ऊपर मैंने कोई भी कॉटन थ्रेड रख दिया, तो कुछ ऐसे रेगुलर शेप में है। जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, सेंटर में से पिंच करूंगा, इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा। तोड़ना किसको, मतलब ये जो सॉफ्ट फिल्म है इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। जैसे ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, ये थ्रेड यहां से कैसी शेप लेगा, इसके अंदर पूरा सर्कुलर शेप लेगा। मींस ये जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन कैसे है, टेंजेंशियली टू द, पढ़ा था, टेंजेंशियली लगेगा हमेशा सरफेस के ऊपर, टेंजेंशियली होगा बिल्कुल, फोर्स जितने भी होंगे। तो वो इसको, ये जो थ्रेड है इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, खींचेगा, तो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा कि ये थ्रेड जो ऐसे रेगुलर शेप में था अब कैसे हो जाएगा, सर्कुलरली हो जाएगा। तो बात समझ में आई। तो फोर्सेस कैसे लग रही है, टेंजेंशियली लग रही है, उस सरफेस के बिल्कुल टेंजेंट वाइज।
क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये रहा मेरे पास, पंच कहां से करना है, यहां से, बाहर से नहीं, यहां से, ताकि वो बाहर थ्रेड बाहर को जा सके, क्योंकि ये क्या करेंगी, मिनिमम से मिनिमम एरिया बनाने की कोशिश करेंगी, तो बाहर को भागेंगी ताकि मिनिमम से मिनिमम एरिया बन सके, तो वो इसको कैसे लेगी, बाहर को लेती जाएगी, तो ये सर्कुलर शेप का थ्रेड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, शेविंग ब्रश एंड वाटर एग्जाम्पल। जो शेविंग ब्रश होगा उसके ऊपर, उसको जब हम बच्चों पानी के अंदर रखते हैं तो वो क्या होगा, जितने भी उसके वो जो वायर्स है उस ब्रश की वो बाहर को निकल जाएंगी, बट जैसे ही मैं उसको पानी से बाहर निकालूंगा तो वो इकट्ठा हो जाता है, वो जो उसकी फाइबर्स हैं, वो जो वायर्स हैं उसकी फाइबर्स हैं, वो सब इकट्ठी होकर बाहर निकलेंगी। अंदर डिप किया तो खिलर गया, पूरी पानी उसके जो वायर फाइबर्स हैं वो पूरे बिखरे हुए हैं, जैसे ही बाहर निकाला तो वो इकट्ठा होकर ऐसे निकल गया, बाहर इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ चिपका हुआ। तो वो क्यों हुआ, वो किस लिए हुआ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब एयर में जाएंगे बाहर निकलेंगे तो वो मिनिमम से मिनिमम एरिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने साथ फाइबर्स को भी ले जाएंगे, तो वो इकट्ठा होकर बाहर निकालेंगे, तो वो भी किसकी वजह से, मिनिमम एरिया बनाया, किसने बनाया, सरफेस टेंशन ने बनाया। नेक्स्ट है मेरे पास ऑयल विद कोल्ड एंड हॉट वाटर एग्जांपल्स। जब ऑयल है, ऑयल मींस आप देसी घी की बात कर लो बच्चों, अगर आपने उस ऑयल को कोल्ड या हॉट सब्जी ही लगा लो, मान लो आपके पास कोई भी सब्जी है बच्चों, जब आप ऑयल को कोल्ड के ऊपर या हॉट सब्जी के ऊपर, जब आप मालूम पहले मैंने ऑयल को हॉट सब्जी के ऊपर डाल दिया, तो क्या होगा, मुझको उसके ऊपर ही मेरे को ऑयल के ड्रॉप बनते बनते नजर आएंगे, सब्जी के ऊपर बनते नजर आएंगे, ड्रॉप्स बने होंगे प्रॉपर। सो देयरफॉर ऑयल ड्रॉप जो होते हैं बच्चों, वो गर्म पानी, गर्म सब्जी के ऊपर ब्रेक नहीं करते, वो ड्रॉप बने रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस टेंशन ऑयल की क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर, तभी वो बिखरे नहीं, सरफेस टेंशन ज्यादा, वो उसके सभी मॉलिक्यूल्स ऑयल के इकट्ठे हैं, बट इसके ऊपर वो स्प्रेड कर जाता है कोल्ड के ऊपर, तो स्प्रेड मींस बिखर गया, टूट गया। तो वो किस लिए टूट गया, क्योंकि ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो कम होती है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अ सोप फिल्म फॉर्म्ड ऑन वायर लूप डिप्ड इनसाइड अ सोप सॉल्यूशन। मान लो मेरे पास कोई भी वायर है, वायर ऐसे है, जैसे मर्जी वायर है, तो कैसी वायर है, मान लो कुछ ऐसी वायर है, ठीक है, इसको मैंने किसके अंदर डिप किया, सोप सॉल्यूशन के अंदर, जब बाहर निकालूंगा तो मेरे पास इसके ऊपर क्या होगा, इसके जितने जितने ये राउंड शेप्ड है, यहां पर मेरे को फिल्म नजर आएगी, सेम एग्जांपल दिस वाइज, तो एक सोप फिल्म नजर आएगी होगी, और अगर मान लो मैं इसके ऊपर को ऊपर फेंक दूं तो वो पानी की ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगी, वो भी क्या होगा, इसके साथ इसके अंदर ही समा जाएगी। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से सभी के सभी जो सोप सॉल्यूशन है उसने क्या बना दी, फिल्म बना दी है, तो वो भी क्या है, तो पानी बीच में जाकर भी उसी फिल्म को क्या बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो सोप फिल्म फॉर्म करेगी, बनेगी ऑन वायर लूप्स डिप्ड इनसाइड अ सोप सॉल्यूशन। ओके, तो लास्ट है बिट्स ऑफ कैम्फर सीन डांसिंग ऑन वाटर। तो कैम्फर क्या होता है, कपूर, इश कपूर जिसको हम बोलते हैं बच्चों, वो क्या होगा, कपूर आप समझते हो, आप जैसे हाथ के ऊपर बांध कर रखते हो, अगर आपको ठंड लगी हो या ऐसा भी कोई, एक तरह से मेडिसिन के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। तो ये करेगा क्या, जब हम उसी कपूर को क्या करेंगे, कैम्फर को क्या करेंगे, पानी के ऊपर फेंकेंगे, तो वो इरेगुलर शेप की होने की वजह से क्या होगा, वो सभी ऐसे बाहर की तरफ, सभी तरफ सरफेस टेंशन है, क्योंकि इरेगुलर शेप है, स्फेरिकल शेप है नहीं उसकी, इरेगुलरली क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगी सभी तरफ। कैसे, ये मेरे पास पानी है, इसके ऊपर इरेगुलर शेप ऐसे कुछ है उसकी, तो सरफेस टेंशन कैसे लगेगी, इसी सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे कुछ ऐसे, क्योंकि अलोंग दी किस साइड को लगेगी, टेंजेंट की वजह से। अब जैसे वो इसके अंदर डिप करेगी तो वो थोड़ा सा बेंड होगी नीचे को, अब बेंड होगी नीचे को, तो यहां से कैसे बनेगा, सरफेस टेंशन इज अलोंग दी टेंजेंट बनेगा ना सरफेस से, तो वो कुछ ऐसे बनी, ऐसे बनी, तो अब क्या होगा, और सभी तरफ से उसकी शेप क्या है, इरेगुलर है, तो टेंजेंशियली देखा जाए तो सरफेस टेंशन ऐसे ऐसे हर तरफ बनेगी, तो बैलेंस नहीं होगा। तो अगर बैलेंस नहीं होगी वो जो सरफेस टेंशन, तो वो क्या होगा, वो कैम्फर जो है उसके ऊपर डांस करता हुआ हमें नजर आएगा। तो वो बच्चों क्या था,
बिट्स ऑफ कैम्फर सीन डांसिंग ऑन वाटर सरफेस। समझ में आई बात? कैसे हो रहा है? जैसे मैंने ये यहां पर ग्रीस नीडल की बात की थी, वो जब इसके ऊपर होगा ऐसे कंटेनर के ऊपर पड़ा हुआ, तो वो जब ऐसे मान लो पड़ी हुई है, वो सुई ऐसे है पूरी तरह पड़ी हुई, तो बच्चों उसकी शेप रेगुलर है, तो यहां पर थोड़ी डिप होगी तो एक सरफेस टेंशन यहां पर, एक सरफेस टेंशन यहां पर होगी अलोंग दी टेंशन। डिप है थोड़ी सी नीचे को बेंड हुई है, तो यहां सरफेस टेंशन ऐसे ऐसे बनेगी, तो एक ये बनी एक ये बनी। अब इसका कुछ अपना वेट होगा, वो होगा नीचे को mg, तो उस वेट को बैलेंस किया है इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे इस वे, इस सरफेस टेंशन ने इसको बैलेंस्ड किया हुआ, तो देयरफॉर तभी वो डिप नहीं की। बट यहां पर इरेगुलर शेप है, इस तरफ भी किसी और तरफ भी की टेम्पर की शेप रेगुलर नहीं है, सो देयरफॉर किसी भी तरफ सरफेस टेंशन कम ज्यादा लग रही है, तो देयरफॉर क्या होगा, वो डांस करती हुई नजर आएगी। तो किसकी वजह से, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से ही हुआ है। तो बच्चों इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी, तो उसको पढ़ना है ना जब हमने, तो मैं इसको करूंगा इरेज, तो आप इसका मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से, जो भी मारना चाह रहे हो आप। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एनर्जी। डायग्राम वो नीचे बनी हुई है, उसी को हम कंसीडर करेंगे इसके लिए। अब सरफेस एनर्जी क्या है समझ लिया, सरफेस टेंशन से मिनिमम एरिया बनाना है। बट अगर मैं बाहर से कोई काम करूं ताकि मैं उसके एरिया को क्या कर सकूं, बढ़ा सकूं, ताकि मैं पर्टिकुलर अमाउंट का एरिया ले सकूं। ओके, कहां तक मुझे एरिया चाहिए मैं उतना एरिया रख सकूं, तो मैं अगेंस्ट दैट सरफेस टेंशन काम करूंगा। तो वो बच्चों क्या होगी, उस सरफेस टेंशन की एनर्जी, कितनी एनर्जी उसके ऊपर मैंने बाहर से लगाई है। बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आ गई तो वो क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा खुद भी सरफेस टेंशन को। ओके, क्योंकि कहां पर पड़ा था, टेम्परेचर में इफेक्ट है, कोल्ड के साथ कुछ हो रहा है तो हॉट के साथ कुछ हो रहा है, तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो पहली बात टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट। ओके, अब क्या होगा, देखो ये मैंने एक तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या ले ली, एक वायर ली, इसको मैंने किसके अंदर डिप किया, सोप सॉल्यूशन के अंदर। तो मुझे को क्या बनेगा बच्चों, इसकी शेप ये है और वायर एक साइड से ये है PQ, इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो एक मेरे पास ये फिल्म बन गई। अब इस फिल्म की जो थिकनेस है वो कितनी होगी, बिल्कुल इतनी सी। ओके, अब ऐसी शेप की है, इस शेप, ये फिल्म जो मेरे पास बनी, इसकी इस साइड भी एयर है, इस साइड भी एयर है, तो इसका दूसरी साइड भी एयर है, इस साइड भी एक पतली सी फिल्म बन चुकी है, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर रेंज। समझ में आ गई बात? अब क्या किया, ये मेरे पास इसने अब मिनिमम से मिनिमम एरिया बनाकर रखा हुआ है। अब इसको अगर मैं यहां पर रखता तो भी इसका मिनिमम से मिनिमम एरिया बनता, बट मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की इसकी वेवविड्थ पहले ही डिसाइडेड है, ये रही कि यहां तक ये पहले ही है PQ, तो इसका ये मेरे पास मिनिमम एरिया बना हुआ है। कितना से कितना एरिया होना चाहिए, इतना इसने अपने आप रखा हुआ है। अब क्या करूंगा, जैसे ही मैं कोई फोर्स लगाऊंगा, वर्क डन करूंगा ना, कोई मैंने काम किया अगेंस्ट दिस सरफेस टेंशन, अब यहां पर सरफेस टेंशन है तो सभी कैसे होंगी, एक दूसरे की ओर जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, ये देखो यहां पर ये जो सरफेस है, यहां पर मिनिमम से मिनिमम एरिया होना चाहिए, तो जितने भी फोर्सेस लगेंगे टेंजेंशियली लगेंगे, टेंजेंशियली इस साइड भी एयर है, उस साइड भी एयर है। अब एयर ऐसे इफेक्ट करेगी, उस साइड से भी करेगी, तो ये जो इसकी फिल्म है इसके ऊपर ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स, डिपेंड है कि मैं इसको मूव किस साइड को कर रहा हूं, तो टेंजेंशियली इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ओके, तो फिल्म के ऊपर जैसे ये अगर मान लो फिल्म है पूरी, तो इसके ऊपर फोर्सेस ऐसे हैं, सभी टेंजेंशियली लग रहे हैं, तो डिपेंड है मैं किस साइड को मूव करवा रहा हूं, उसकी वजह से ये अपनी वेरिएशन कर सकता है, बट टेंजेंशियली ही रहेंगे। क्लियर? तो ये मान लो इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, तो अब फोर्स कैसे लगा, इसके ऊपर जो फोर्सेस है वो कैसे लगे, देखो पढ़ा था पहले भी, टेंजेंशियली फोर्स कैसे होंगे, कुछ ऐसे। ओके, ये टेंजेंशियली फोर्स है। अब क्या होगा, जैसे ही इस PQ को मैं फोर्स लगाता हुआ यहां से बाहर लेकर जाऊंगा, तो वो फोर्स कितना होगा, जितना इस सरफेस टेंशन के अंदर यूज में आया है, उतना फोर्स मैं लगाकर बाहर निकालूं उसको, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा,
अगर कोई काम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इतनी डिस्प्लेसमेंट एक्स की। मीन्स ये पी क्यू यहां से कहां पर चला जाएगा, P1 Q1 के ऊपर। तो एरिया क्या होगा, पहले ये एरिया था, अब एरिया यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। इतने एरिया में क्या आ गई, चेंज आ गई। बात समझ में आई। अब एरिया में चेंज लानी है तो बच्चों उसको पढ़ना भी पड़ेगा साथ में। तो देखो क्या होगा, देखो स्टार्टिंग से समझूंगा समझाऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, सरफेस टेंशन क्या आ गई, वो क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। बट देखो यहां पर सरफेस टेंशन दो साइड है, एक साइड होगी बच्चों ये, एक साइड है इससे पीछे वाली साइड, दोनों साइड सरफेस टेंशन होगी क्योंकि यहां पर भी होगी उससे पिछली साइड भी होगी। तो दो साइड है, अब दो साइड है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर सरफेस टेंशन है डबल हो गई। तो मेरे पास फोर्स क्या आएगा, फोर्स इक्वल्स टू 2SL हो गया। फोर्स आ गया मेरे पास। अब क्या होगा देखना पड़ेगा बच्चों, यहां पर भी है उस साइड भी है, तो सरफेस दो फ्री सरफेसेस है, इस साइड भी है उस साइड भी है, तो देयरफॉर मैंने इसलिए 2 लगाया यहां पर। क्लियर। अब क्या होगा देखो, जैसे ही मैंने काम किया इसको यहां से यहां पर पहुंचाया ताकि एरिया को क्या कर सकूं, इंक्रीज कर सकूं। और एरिया को इंक्रीज मींस अगेंस्ट दिस सरफेस टेंशन। अब मैं जब यहां से इस साइड को जाऊंगा तो सरफेस टेंशन किस साइड को लगने की कोशिश करेगी, वो इसको बाहर जाने से रोकेगी क्योंकि एरिया को वो रिड्यूस करना चाहती है सरफेस टेंशन, वो एरिया को बढ़ाना नहीं चाहती। तो वो फील करवाएंगी कि सारी सरफेस टेंशन टूवर्ड्स द सेंटर लगा दो। बात समझ में आ गई बच्चों कि पहले आप एरो इस सेंटर की ओर क्यों थे, इसको बाहर को निकाला अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, वो मैंने काम किया फोर्स। कितना काम किया, ये रहा वही फोर्स। ओके, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, बट फोर्स उतना ही जितना सरफेस टेंशन में था। अब फोर्स की वजह से साथ में इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई तो मेरे पास वर्क डन क्या आ गया, मैंने जो काम किया वो आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x, फोर्स कितना है 2SL, साथ में क्या आ गया x। क्लियर। ये मेरे पास आ गया वर्क डन जो मैंने किया है। क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या करना है देखो, अब एरिया में इंक्रीज कितना आया वो देखना पड़ेगा, पहले से ज्यादा अब एरिया में इंक्रीज कितना है, डेल्टा ए। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने जो काम करना है उससे मैं काम इतना करूं ताकि मैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट का एरिया ले सकूं। अब एरिया में क्या है, पहले एरिया इतना था, मैंने एरिया बढ़ाना है तो कितना एरिया बढ़ा दिया, ये मेरे पास एरिया बढ़ा। ओके, एरिया में चेंज कितना आया, अब देखो एरिया में चेंज आया मेरे पास, पहले एरिया मेरे पास पहले ये था, अब एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी है L है, विड्थ कितनी है x है, L इंटू एक्स, इतने एरिया आ गया मेरे पास। एरिया में चेंज x इंटू एल, L और साथ L ये रहा, x रहा ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये एरिया में चेंज दोनों साइड है, इस साइड भी और इस साइड भी, क्योंकि सरफेस टेंशन भी दोनों साइड थी, तो एरिया में चेंज आ गया 2 टाइम्स हो गया। अब एरिया में चेंज आ गया तो यही कहां पर लिखूंगा मैं, इस वाले केस में। तो वर्क डन क्या हो गया बच्चों, 2S LX था, इसमें ये क्या बन गया S, साथ में डेल्टा E, एरिया में चेंज। तो अब ये जो वर्क डन किया ये क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, किसके अंदर स्टोर है, इसके अंदर। तो बच्चों ये क्या हो गई, सरफेस एनर्जी। तो ये क्या हो गया, ओके, जो मैंने काम किया वो इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया। तो E क्या हो गया, S इंटू डेल्टा ए। अब यहां से क्या बनता है, अब अगर एरिया में चेंज आई हो यूनिट तो S किसके बराबर होगा, E के। सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के बराबर होगी अगर चेंज एरिया क्या होगा, यूनिट। समझ में आ गई, यूनिट चेंज, एरिया में चेंज यूनिट मींस एक की चेंज आई है, तो एट दैट टाइम सरफेस एनर्जी एरिया सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के बराबर होगी। तो बात समझ में आ गई बच्चों, क्या हुआ, डबल डबल क्यों किया है ये बात ध्यान में रखनी, क्योंकि कितने फ्री सरफेसेस उसकी के वजह से सरफेस टेंशन, जहां पर भी फ्री सरफेस है
वहां पर क्या होगा, मिनिमम एरिया होगा। वहां पर मिनिमम एरिया मीन्स वहां पर सरफेस टेंशन। तो जहां पर सरफेस टेंशन उसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी फ्री सरफेसेस हमारे पास है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई क्या हुआ इसमें? तो यही तो था जो हमने आज पढ़ना था बच्चों। तो सरफेस एनर्जी भी हमारे पास आ गया। अब एक और केस है, अब इसको आप और कैसे बना सकते हो, फॉर्मूला आपको याद रहे। आपको पता है सिंपल बच्चों, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन तो एनर्जी थी, तो एनर्जी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको एक्स ही लिख लो, एस के साथ सरफेस टेंशन में आप कंफ्यूज हो गए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने क्या किया, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई, लेंथ के साथ डिवाइड कर दिया। फोर्स अपॉन एल क्या हो गया? सरफेस टेंशन। एल इंटू लेंथ इंटू ये भी लेंथ है कोई, तो ये आ गया एरिया। तो मेरे पास एनर्जी ये आ गई। तो यहां से भी बना सकता हूं ई अपॉन एरिया। अब यहां पर ये जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आई थी बाद में, उसकी वजह से, तो उसके साथ एल में साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये चेंज इन एरिया है। तो ये भी फॉर्मूला ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो बच्चों ये था जो हमने आज पढ़ना था। उम्मीद है आज को आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। नेक्स्ट टॉपिक एक्सेस प्रेशर, कनकेव कन्वेक्स पार्ट। पढ़ते रहो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।